तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें चाइना के एशियन टाइम को दिखाया जाता है, जिसमें एक किंग अपने डिटेक्टिव को उपहार में एक तलवार देते हैं जिसका नाम ड्रैगन प्लेट होता है। अब वो तलवार इतनी ताकतवर होती है कि उसकी आवाज से आसपास का सामान भी तहस नहस हो जाता है। अब ये तलवार दुनिया की किसी भी चीज का सामना कर सकती होती है। और दरअसल ये तोहफा किंग डिटेक्टिव डी को इसलिए देते हैं क्योंकि पिछले पार्ट में डिटेक्टिव ने राजा और उसके पूरे किंगडम को बचाया होता है। लेकिन क्वीन जो होती है वो इस फैसले से खुश नहीं होती है। वो किंग से बहस करने लगती हैं कि किंग ने डिटेक्टिव को ये तलवार क्यों दी, और ये भी कहती हैं कि एक दिन देखिएगा ऐसा होगा कि उसे तलवार की मदद से डिटेक्टिव हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन किंग जो होते हैं वो सारी बातों को सुनते हैं और उस तलवार को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन क्वीन जो होती है अब उन्हें तलवार किसी भी हालत में डी से वापस चाहिए ही होती है, और तभी वो प्लान बनाती है और एक आदमी से मिलती है जिसका नाम यूची होता है। क्वीन उसकी मदद से वो तलवार चुराना चाहती है, क्योंकि अगर डिटेक्टिव से वो तलवार खो जाती है तो किंग के अकॉर्डिंग वो उसे बहुत ही कड़ी सजा देंगे, और इससे जो तलवार है वो रानी के पास भी आ जाएगी और डी को सजा भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जो यूची है वो डी का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और डी को वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन साथ ही साथ वो क्वीन का आदेश भी नहीं टाल सकता था। और साथ ही क्वीन उसे प्रॉमिस करती है कि अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं डी की फैमिली की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। अब क्वीन यहाँ पर यूची के साथ और भी लोगों को भेजने के लिए तैयार करती है जो मैजिशियंस होते हैं, और इन सब के पास अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। ये लोग यूची को अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन यूची को किसी भी स्ट्रेंजर पर एक्चुअली में यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद वो उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं हार्म ना करते, इसीलिए वो इस काम के लिए किसी भी बाहर वाले को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। वो इन लोगों को बोलता है कि मैं शायद ये काम अकेले ही कर सकता हूँ, लेकिन जो क्वीन होती है वो उसे समझाती है कि तुम अकेले उस तलवार को नहीं चुरा सकते, क्योंकि उसे हासिल करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, इसीलिए इन सबको अपने साथ लेकर जाओ और वहां पर ये तुम्हारा काम आसान कर देंगे। अब इन मैजिशियंस के ग्रुप में एक यंग लड़की भी होती है जिसका नाम वाटर मून होता है। वो बहुत ही ज्यादा होनहार होती है और वो अपने अद्भुत तरीके, अपनी फाइटिंग स्किल्स इन लोगों को दिखाती है। सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि डिटेक्टिव डी को शहर के बाहर ले जाएंगे, और वो अपने प्लान पर काम करना शुरू भी कर देते हैं। वो लोग शहर के बाहर एक फेमस पेंटिंग शॉप को आग लगा देते हैं, और किंग जो होते हैं वो डी को उस शॉप की छानबीन करने का काम सौंप देते हैं। अब जब डी उस जगह पर पहुंचता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और यहीं पर हम यूची के एक टीम मेंबर को देखते हैं जिसका नाम फ्लाइंग शैडो होता है। उसका टैलेंट ये होता है कि वो खुद को या किसी भी चीज को हवा में गायब कर सकता होता है। वो डी पर नजर रखता है, और वहीं दूसरी तरफ जो फायर मैजिशियन और वाटर मून होते हैं वो डी के घर में घुस जाते हैं और तलवार को ढूंढ रहे होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते डी को तभी डाउट हो जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली कोई चोरी हो ही नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि उस शॉप की सबसे कीमती पेंटिंग वहीं पर मौजूद होती है। पेंटिंग देखते ही जो शॉप का मालिक होता है वो उसे उठा लेता है, और उठाते ही उसका हाथ जल जाता है और मुंह से झाग आने लगता है। तब डी समझ जाता है कि उस पेंटिंग पर एक्चुअली में पॉइजन लगा हुआ था, और वहीं पर शॉप के मालिक की तभी एट रैंडम मौत हो जाती है। तभी डी को वहां पर फ्लाइंग शैडो दिखता है, और वो उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है, लेकिन फ्लाइंग शैडो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए वहां पर ले जा रहा होता है, जहां पर बहुत सारे पाइप में पॉइजन होता है और कुछ ही देर में वो ब्लास्ट होने वाला होता है। लेकिन जो ये बात होती है डी को पहले से ही पता होती है, और वो अपनी सेना को वहां से भगा देता है, और अचानक से तभी पाइप फट जाता है और पॉइजन फैल जाता है। अब इधर बाकी दोनों लोग ये डी के घर पर तलवार को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी वो दोनों ट्रैप को पार करते हुए तलवार के बॉक्स तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो तलवार उठाती है तो वो नकली होती है, और ये सब एक एक्चुअली में छलावा होता है। तलवार उठाते ही सारे जो सामान होते हैं वो इधर उधर गिरने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर डी की सेना वहां पर आ जाती है, और वो दोनों भी एक जाल में यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन उन सेना के आने से पहले ही फायर मैजिशियन उस जाल को जलाकर वहां से भाग चुकी होती है। तभी यूची जो होता है फ्लाइंग शैडो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने डी पर जानलेवा हमला किया था, और सब क्वीन के पास तभी जाते हैं और मिशन पूरा ना होने की खबर देते हैं। ये सुनकर अब क्वीन उन सब पर बहुत नाराज होती है और बोलती है कि तुम लोगों का इतना टैलेंटेड होने का क्या फायदा जब तुम एक छोटा सा काम भी ना कर सको। और इसलिए क्वीन यूची को तभी लीडर की पोजीशन से हटाकर टायन को दे देती है, जिसके पास 4 हेड होते हैं, और वो फायर से मैजिक करना जानता होता है। अब उसी रात क्वीन एक सीक्रेट बेसमेंट में जाती हैं, जहां पर एक मिस्टीरियस आदमी कैद होता है। क्वीन उससे कुछ मशवरा लेती हैं, और तभी उससे कुछ पूछताछ करती हैं, तो वो आदमी कहता है कि आपको डी को एक्चुअली में जान से मार देना चाहिए, और तभी वो तलवार आपकी हो पाएगी। अब अगले दिन यूची तभी डी से मिलता है, और डी यूची से कहता है कि मुझे पता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे क्वीन का हाथ है, और तभी वो उसे एक मैप देता है जिसमें तलवार तक पहुंचने का रास्ता होता है। तभी डी यूची से ये भी कहता है कि हमारे राज्य में एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, जिसका सामना हम दोनों को ही मिलकर करना है।
अब इसके बाद डी तभी कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर लगातार नजर रख रहा है उस तलवार को हासिल करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ उस गैंग की लड़की वाटरमून डी के असिस्टेंट पर नजर रखने लगती है क्योंकि वो डी तक पहुंचना चाहती होती है। वहीं पर असिस्टेंट एक सिंबल को देखता है और हिप्नोटाइज होने लगता है और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो पाता है। इससे पहले जो डी होता है वो अपना रूप बदल कर वहीं पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। अगले सीन में हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि काला जादू सीख रहा होता है और जल्दी वो क्वीन को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके बाद क्वीन डी की ऑफिस जाती है पता लगाने के लिए कि डी कहाँ पर है, लेकिन डी की सेना उसे कहती है कि वो अपने गांव गए हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। और यहाँ पर क्वीन को सही मौका दिखता है और डी को फंसाने के लिए, और वो उन सबको डुप्लीकेट ड्रैगन प्लेट दिखाते हुए बोलती है कि डी ने इस आलिशान तलवार को खो दिया था जिसके कारण अब उसे इस जॉब से निकाल दिया गया है। ये सब सुनकर डी के असिस्टेंट तुरंत उनके पास सारी बात कहने के लिए जाते हैं और वहां जाकर वो सारी बात बता देती हैं। और वहीं पर हम एक सिंबल को देखते हैं और ये सेम वही सिंबल होता है जिसे देखकर डी का जो असिस्टेंट होता है वो हिप्नोटाइज होने वाला होता है। तब जो डी होता है वो इस सिंबल की सच्चाई उन लोगों को बताता है कि ये जो सिंबल है ये इंडिया से आया हुआ है और ये काला जादू का प्रतीक है। जो भी इस सिंबल की पूजा करता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि वो लोग इसकी शक्ति की मदद से लोगों को अपने काबू में कर सकते हैं। इसके बाद डी ने उन लोगों को ये भी बताया कि इस सिंबल का मालिक एक्चुअली में एक डेमोन था जिसने इस राज्य को एक बार बचाया होता है और इसीलिए यहाँ के राजा ने खुश होकर उसे अपने साथ रहने का हुक्म दिया था और सब उसे वाइंड वॉरियर के नाम से जानते होते हैं। कुछ समय के बाद राजा को उससे खतरा होने लगा और इनसिक्योर होकर राजा ने उसे एक सीक्रेट बेसमेंट में कैद करवा दिया था। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि क्वीन जिस मिस्टीरियस आदमी से मिलने जाती है बेसमेंट में वो कोई और नहीं बल्कि वाइंड वॉरियर ही होता है और वाइंड वॉरियर ही क्वीन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ड्रैगन प्लेट उसे भी हासिल करनी होती है, लेकिन क्वीन को ये बात नहीं पता होती है। अब क्योंकि डी को उसके वाइंड वॉरियर और उसके गैंग की सच्चाई पूरी तरह से पता चल चुकी होती है इसीलिए वो अवेयर होता है। वहीं दूसरी तरफ यूची उस मैप को फॉलो कर रहा होता है और ड्रैगन प्लेट तक पहुंच जाता है जो कि एक मंदिर के स्टैचू के हाथ में होती है। फिर यूची सोचने लगता है कि आखिर इस तलवार में ऐसी क्या बात है जो सभी लोग इसको पाने के लिए पागल हो रखे हैं। खैर इसके बाद वो सब सोच रहा होता है कि तभी यूची पर उसे वाइंड वॉरियर का एक आदमी आकर हमला कर देता है और यूची अपने बचाव के लिए तुरंत उस ड्रैगन प्लेट को ही निकाल लेता है और उससे उस पर हमला कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि इससे सामने वाले का जो मैजिक होता है वो कट हो जाता है और वो इंसान भी वहीं पर एट रैंडम मर जाता है। तभी यूची को उस तलवार की ताकत जो है वो समझ में आ जाती है कि कितनी पावरफुल है। अब यूची को वो तलवार मिल चुकी होती है इसीलिए वो इस क्वीन को देने जा रहा होता है, लेकिन फिर सोचने लगता है कि कहीं इस तलवार के मिलते ही वो डी को मार ना दे, इसीलिए वो ये तलवार क्वीन तक नहीं पहुंचाता है। अब इसके बाद जब यूची वापस महल जाता है तो देखता है कि क्वीन डी की जगह टायन को न्यू जनरल बना चुकी होती है। क्वीन यूची और उसकी टीम को किंग से मिलवाने ले जाती है क्योंकि वो उन सबको राज्य की अहम अधिकारी बनवाना चाहती होती हैं। वहां जाने के बाद वो सब मैजिशियंस अपना जो हुनर होता है वो दिखाने लगते हैं और वो अपना मैजिक दिखा रहे होते हैं कि तभी वहां पर रखा एक ड्रैगन स्टैचू मूव करने लगता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो ड्रैगन एक्चुअली अब जिंदा हो गया है और वो अपने मुंह से तभी आग निकालने लगता है। और ये देखकर वहां के जितने भी लोग होते हैं सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और देखते ही देखते ड्रैगन अपने आग से उस फायर मैजिशियन को जलाकर राख कर देता है। जो दूसरे मैजिशियंस होते हैं अब ये देखकर वो डर जाते हैं और खुद को हवा में गायब कर लेते हैं, लेकिन जो ड्रैगन होता है वो उन्हें हवा में ही निगलकर खत्म कर देता है। तभी यूची बाहर देखता है कि बाहर एक वॉरियर सभी से लड़ रहा होता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो वॉरियर हूबहू यूची जैसा होता है। वो हम शक्ल यूची को देखते ही वहां से भाग जाता है और सभी सोल्जर्स को ये लगता है कि यूची ही उन्हें मार रहा होता है और उसे तभी चारों तरफ से वो लोग घेर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और तभी डी को जैसे ही बात पता चलती है तो वो अपने असिस्टेंट को अपने मास्टर यूनेस के पास भेज देता है और खुद यूची को बचाने के लिए निकल जाता है। अब वाटरमून डी का पीछा कर रही होती है और तभी उस पर वाइंड वॉरियर्स के 3 खतरनाक क्रिएचर्स हमला कर देते हैं क्योंकि असल में वो अच्छा काम कर रही होती है। वो तीनों क्रिएचर्स एक साथ बहुत बड़े बनकर उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वाटरमून होशियारी से उन पर एक काला कपड़ा डालकर उन्हें गुमराह कर देती है और फिर उन क्रिएचर्स पर अटैक करने जाती है और वो वहां पर देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये डेमोन असली में क्वीन ही होती है और वहीं पर क्वीन उसे चाकू से मारती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है। अब यहाँ पर वाटरमून बचते हुए किसी भी तरह से एक बेसमेंट में जाकर छिप जाती है और तभी इत्तेफाक से डी का असिस्टेंट उसे देख लेता है और वहां से बचाकर ले जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ वाइंड वॉरियर के मैजिशियंस ने पूरे राज्य के लोगों पर अपना कंट्रोल कर लिया होता है और यहाँ पर डी ने भी यूची को बचा लिया होता है और वो उसे कहता है कि शायद क्वीन जो है वो खतरे में है और शायद वाइंड वॉरियर ने क्वीन को अपने कब्जे में कर लिया है पूरी तरह से उसी काले जादू का प्रयोग करके। अब इस बात का पता लगाने के लिए जब लोग सीक्रेट बेसमेंट में जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि वाइंड वॉरियर कैद होता ही नहीं है बल्कि वहां पर तो क्वीन कैद होती है। इसका मतलब ये होता है कि बाहर जो क्वीन होती है वो नकली होती है और उस वाइंड वॉरियर ने इन पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से काबू करके इन्हें कैद कर लिया होता है और खुद उनका भेष बनाकर बाहर घूम रहा होता है।
और अब इधर जो डी का असिस्टेंट होता है ये भी डी के मास्टर के पास पहुंच जाता है। उसने वहां पर बड़े बड़े पत्थरों के अलावा अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। तभी वो जैसे ही एक पत्थर को टच करता है तो वहां पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा व्हाइट गोरिल्ला आ जाता है और वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन देखते ही देखते वो गोरिल्ला एक इल्यूजन में बदल जाता है, जहां पर असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि वो एक समुद्र में है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी मछलियां हैं और उससे बातें कर रही हैं। मछलियां असिस्टेंट से कहती हैं कि मास्टर यूनिस उस डोमेन को हराने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। और इतना बोलते ही इल्यूजन जो है अब खत्म होने लगता है और वो गोरिल्ला उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है। अब यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डी भी असली क्वीन को उस बेसमेंट से महल में लेकर बाहर आ जाता है और डी का असिस्टेंट भी उसे मास्टर यूनेस का संदेश दे देता है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि फायर मैजिशियन भी वाइंड वॉरियर का ही साथी होता है और उसके साथ में काम कर रहा होता है। फिर वाइंड वॉरियर अपने मैजिक की मदद से एक बड़ा सा दानव बनाता है और उसे लड़ने के लिए महल भेज देता है और यहाँ पर उसका सामना अब कोई नहीं कर पा रहा होता है। और तभी डी उन सबको मैजिकल वर्ड पढ़ने के लिए बोलता है जो मास्टर यूनेस ने संदेश में भिजवाया होता है असिस्टेंट के हाथों। अब उसे पढ़ते ही वहां पर बहुत सारे मैजिकल पर उड़ने लगते हैं जो कि उस दानव को जाकर बस अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं होता है क्योंकि पीछे से वाइंड वॉरियर और उसकी सेना आकर के अटैक कर देती है और तभी डी सभी सेना को एक बेल बजाकर बुला लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो सोल्जर्स उन वाइंड वॉरियर का सामना कर पाते, वाइंड वॉरियर्स इन सब के दिमाग पर काबू कर लेता है और इन सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब उन सोल्जर्स को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा दानव नजर आने लगता है जिससे डरकर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें इस तरह का वहम भी होने लगता है कि वाइंड वॉरियर उन सब पर तीर चला रहा है और इससे वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब ये सब देखकर डी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो इस तरह से चीटिंग करते हुए जब वाइंड वॉरियर को देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो अपनी ड्रैगन प्लेट को लेकर आता है और वाइंड वॉरियर के सारे मैजिक्स को खत्म कर देता है। डी वाइंड वॉरियर को हार मानने के लिए बोलता है लेकिन वाइंड वॉरियर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। तभी वाइंड वॉरियर का एक और आदमी डी को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देता है और उसकी तलवार भी इसी वक्त नीचे गिर जाती है। फिर वाइंड वॉरियर की सभी सेना मॉन्स्टर में बदल जाती है और डी के सोल्जर्स पर अटैक करने लगती है। तभी वाइंड वॉरियर फिर से अपने मैजिक की मदद से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट करता है जो कि डी को चींटी की तरह अपने हाथ में उठा लेता है और खाने ही वाला होता है कि उसी वक्त यहाँ पर यूची आ जाता है और अपने ब्लेड से मॉन्स्टर के हाथ पर अटैक करता है और डी को बचा लेता है। अब तुरंत ही डी का असिस्टेंट उस तलवार को उठा लेता है और डी को देने ही जा रहा होता है कि तभी वाइंड वॉरियर का एक मॉन्स्टर उसके हाथ से उस तलवार को छीन लेता है और जा करके वाइंड वॉरियर को दे देता है। अब ये जो तलवार होती है वो वाइंड वॉरियर के हाथ में होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और समझता है कि उसने सब कुछ जीत लिया है कि तभी वहां पर मास्टर यूनेस उस व्हाइट गोरिल्ला पर सवार होकर आ जाते हैं और मास्टर यहाँ पर उन सबको बचाने के लिए आए होते हैं और उन्होंने वाइंड वॉरियर से वो तलवार भी छीन ली होती है और गोरिल्ला उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। अब ये सब कुछ देखकर वाइंड वॉरियर को गुस्सा आने लगता है और वो और भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को क्रिएट करने लगता है। मॉन्स्टर्स अपने बड़े बड़े जाल से मास्टर यूनेस पर हमला करने लगते हैं लेकिन मास्टर यूनेस अपने अद्भुत शक्तियों से उन जाल से किसी तरह से बचकर निकल आते हैं और वापस से उसी पर हमला कर देते हैं। अब इनमें से एक मॉन्स्टर होता है जो कि ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमला करने की सोचता है। वो अपने शरीर में लगी सभी आंखों को इकट्ठा करता है और मास्टर यूनेस को जकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर यूनेस तो वहां पर होते ही नहीं है, वो तो मॉन्स्टर के सिर पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर वो व्हाइट गोरिल्ला मॉन्स्टर के कान में जोर से चिल्लाता है और वो आवाज इतनी तेज होती है जिसके कारण मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद मास्टर यूनेस वाइंड वॉरियर के पास जाते हैं और उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं लेकिन अभी भी वो हार नहीं मानता है और अपनी मैजिक से मास्टर यूनेस के सिर पर एक मैजिकल क्रिएचर बांध देता है जिसके कारण शायद अब वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन साथ ही वाइंड वॉरियर के सिर पर भी एक वैसा ही मैजिक क्रिएट हो जाता है जैसा उसने मास्टर यूनेस के सिर पर किया होता है। अब वो क्रिएचर वाइंड वॉरियर के सिर को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन मास्टर यूनेस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो ड्रैगन प्लेट की मदद से अपने सिर का मैजिकल क्रिएचर को तोड़ देते हैं और अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वापस से ड्रैगन प्लेट डिटेक्टिव डी को उसी के हवाले कर दी जाती है और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इस डिटेक्टिव डी मूवी की कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और मूवी की अमेजिंग सी कहानी को लेकर।